अच्छा, मुझे जो कल कराया था बेटा, उसमें से कोई बात, अगर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हो आपको, जैसा घर बैठ के आप रिवाइज करें, करा हो आपने, उसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे बताइए बेटा, फिर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा, है ना। घर जाके ना एक बार आप देखा करो कि कल सर ने क्या कराया था। हाँ हाँ, वो जो भी कुछ पूछना मैं इसलिए कह रहा हूँ, पता क्या है महिमा, एक बात समझो आप लोग, यानी पढ़ाने को मैं इसका आसान पढ़ा सकता हूँ, केवल एनसीईआरटी से बाहर नहीं निकलने करो, आप लोगों की सब समझ में आएगा, बट फायदा कुछ नहीं होता। मैं चाह रहा कि जितना मैं दे रहा हूँ ये समझ रहे होंगे आप लोग, कि जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ऐसा दे रहा हूँ कि हाँ, इससे जब आप रजिस्टर में नीट के पेपर के बाहर आओगे ना, अरे सर ने इसका मतलब सारे टॉपिक नहीं करा रखे जो के, तो बस इसलिए आपको ध्यान रखना है। आज रियान आज भी नहीं आया क्या? अच्छा रियान तो है। रियान, रियान बता बेटा, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, मुझे कुछ थोड़ा चेंज करना हो अपने आप पे या नहीं, या ठीक चल रहा, फिर भी बताया कर, कुछ लग रहा है ऐसा बता। रियान, तेरे ऊपर तो स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि देवबंद से आता है तुम, है ना, इसलिए आता है क्योंकि वहां मेरी ससुराल तो नहीं है लेकिन ऐसा नहीं, मेरे मामू वहीं पे, मेरे मामू वहीं पे हैं, तो इसलिए वही ध्यान, तेरा तो स्पेशल ध्यान रखिए। फिर भी कुछ ऐसा लगता हो तो कहीं अगर स्पीच पढ़ता तो होगा घर बैठ के, हाँ? पूछ क्वेश्चंस पूछ, अगर कुछ ऐसा लगता हो आपको फिर। लो बेटा क्वेश्चंस तो, मुझे कौन सा क्वेश्चन है आपका, आओ बेटा आओ जल्दी आओ। हाँ, अटैच टू द बेंजीन रिंग शोज प्लस आर इफेक्ट, ये कहता है कि ये जो आपके देखिए, मलिका क्वेश्चन ये है, देख बेटा। हाँ, आया तो मलिका, दोनों पीछे बैठी, दोनों का नंबर है, क्वेश्चन ये है, मैं पहले ऑप्शन लिख रहा हूँ ये, आपका सी ऑप्शन ये हो गया, OCH3, और फिर आपका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन ऊपर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following the group attached to the benzene ring, the group attached to the benzene ring shows plus R effect, यानी ये बेंजीन से जो जुड़े हुए ग्रुप हैं, इनमें से कौन सा ग्रुप आपका प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ये क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग शोज प्लस आर इफेक्ट, आया बताओ या, अच्छा नीचे वाला ये कह रही है बेटा, ये क्वेश्चन इनका है कि जो चारों ग्रुप, ये तीन है, तीनों में देखो ये प्लस आर शो करेगा माइनस आर, कंडीशंस बताई थी मैंने, आया थी याद है क्या, देखो कंडीशंस क्या थी, कंडीशंस बताई थी, ग्रुप का जो एटम बेंजीन रिंग से जुड़ता है, यदि उस एटम पर पाई बॉन्ड नहीं है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ध्यान यही कहा था। ओ एच में ओ के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, NH2 में N के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, OCH3 में O के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों ग्रुप क्या शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे, और जब प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। क्लियर हुई बात, तो बस आपको एक ट्रिक इसीलिए बताई थी कि ट्रिक देखनी होती है कि ग्रुप का जो एटम बेंजीन से जुड़ा हुआ उस एटम पर पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, अगर पाई बॉन्ड है उस एटम पर या पॉजिटिव चार्ज है तो क्या शो करेगा, माइनस आर इफेक्ट। क्लियर हुई बात, और इनमें ऐसा कुछ नहीं है तो क्या शो करेंगे ये, क्लियर हो गया था कल का। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो रेजोनेंस, यानी कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो रेजोनेंस, ए ऑप्शन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, क्या कह रखा मैंने, कंडीशंस क्या कही थी, नाम भूल गया, शादी का है ना, बड़ा सही है छोटा, शादी का मैंने कल आप लोगों से मैंने कहा था, देखिए क्या कहा था, अगर दो पाई बॉन्ड
अगर दो पाई बॉन्ड सेपरेट हैं सिग्मा बॉन्ड से तो दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर दें। अगर कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड करें तो इसको हम लोग रेजोनेंस शो करेंगे। दूसरा आपका ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO लिखा हुआ है CHO, तो CHO इसका मतलब एक ही पाई बॉन्ड है अभी, दूसरा पाई बॉन्ड इल्मा है क्या इसमें बताइए। CHO ग्रुप में पाई बॉन्ड है क्या? देखिए CHO ग्रुप को कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसको बेसिकली क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया इसको CH डबल बॉन्ड O। दोनों पाई बॉन्ड सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, दोनों पाई बॉन्ड सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, इसका मतलब दोनों पाई बॉन्ड कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसको हम रेजोनेंस शो करेंगे। तीसरा जो आपका ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका NH2, आप देखिए आप, और फिर डी ऑप्शन आपका है ऑल ऑफ दीज। देखिए इसमें क्या कहा बेटा, पॉइंट सीधी सी बात है, ध्यान रखें आप। यहाँ पर आपके पास उसमें क्या दिया, उसने एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाया, बट ऑटोमेटिकली आपको मानना है कि यहाँ एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड महिमा कॉन्जुगेशन में है क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, क्योंकि सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, तो इसके दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, इसके दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये पाई बॉन्ड और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों क्या शो करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे। क्वेश्चन यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो रेजोनेंस, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो रेजोनेंस, कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो कर सकता है, सारे करेंगे, ठीक है। बस ऐसे ध्यान रखना होता है शादी का, क्योंकि कल ये बात सारी मैंने आप लोगों से बताई थी, ये सारी बातें। और बता, चलो ठीक है, हाँ बता। क्वेश्चन है आपका, अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, इनको एसिडिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। रियान इस क्वेश्चन को बताएगा बेटा, रियान मेहनत तो खैर तेरी चल रही होगी, जैसे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है तेरा तो पढ़ता है अच्छी। फिजिक्स कैसा है रियान? चलो खैर, ये चार कंपाउंड है, इनको अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ध्यान, एक तो आपके पास कंपाउंड ये है बेटा, ये कंपाउंड है आपका फर्स्ट, और ये कंपाउंड आपका सेकंड कंपाउंड आपका है CH3COOH सेकंड कंपाउंड है बेटा। थर्ड कंपाउंड है आपका पिक्रिक एसिड OHNO2 NO2 और NO2। महिमा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी कंपाउंड की एसिडिटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, NO2, हर किसी बंदे को पता है कि NO2 में N के पास पाई बॉन्ड आ गया NO2 में, यहाँ NO2 का काम क्या है, किसी भी एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करना, बढ़ाना, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम है किसी भी एसिड की एसिडिटी को घटाना, तो ये बढ़ाएंगे। और ये आपका फिनॉल है फोर्थ, तो सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा इसने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा एसिड जो आपका होगा वो थर्ड होगा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद फोर्थ होगा, सबसे कम आपका फर्स्ट होगा, सबसे कम आपका देख रहे हो इंटरेस्ट आता है बच्चों को, तो सबसे ज्यादा आपका एसिड हो गया थर्ड महिमा। वैसे क्या था, वैसे फिनॉल लेस एसिडिक देन द एसिटिक एसिड, इस बात को मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन द एसिटिक एसिड,
बट ये वाला जो सब यानी इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम है कि किसी भी एसिड के एसिड एनायन की स्टेबिलिटी को इनहेंस करना, यानी इंक्रीज करना स्टेबिलिटी को। इल्मा ये बात आपकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी है कि जब किसी एसिड के एसिड एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उस एसिड की एसिडिटी भी बढ़ेगी। आया तो मैंने ये बात बताई थी, क्योंकि इस बात को याद रखना, तो मैंने यहाँ समझाया था कि बेटा अगर हमारे पास 3-4 एसिड है, मान लीजिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ने H+ आयंस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड है आपका यहाँ पर, यानी जितने भी आपके एसिड है उन एसिड से H+ आयंस रिलीज करना। रिलीज करने के बाद ये एसिड का एनायन बना जिसे हम एसिड एनायन कहते हैं। तो किसी भी एसिड की एसिडिटी इस एसिड एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। तो आपको एक लाइन सिर्फ माइंड में इतनी सी याद रखनी है, एसिडिटी ऑफ एन एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। मैं ये तो बात याद रखी थी बस। और बता कोई क्वेश्चन और हो? सीट्स आप ज्यादा से ज्यादा। अच्छा ये इसे मैं अल्कोहल कह रहा हूँ रियान, बेटा इसे मैं अल्कोहल कह रहा हूँ रियान, इसे देखिए मैं अल्कोहल कह रहा हूँ, क्यों अल्कोहल कह रहा हूँ मैं इसे अल्कोहल क्यों कह रहा हूँ, बताइए अल्कोहल क्यों है ये? OH ग्रुप तो यहाँ भी लग रहा, इसे क्यों नहीं अल्कोहल कहा? ये बेंजीन पे, और ये किस पे लग रहा? साइक्लोहेक्सिन। अगर मलिका याद रखते हैं हमेशा, अगर OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, if OH group attached to the sp3 hybridized carbon, then the compound will be alcohol। कंपाउंड आपका एल्कोहल होगा, याद रखनी ये बात, ठीक है। और रियान पूछ बेटा कोई क्वेश्चंस पढ़ाओ, नहीं तो अगले टॉपिक पे फटाफट लिखा। कल मैंने कहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशंस कराएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशंस कराएंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशंस लिखा फटाफट, हाइपर कॉन्जुगेशन। आप ना थोड़ा सा क्या करना है, देखो पता क्या होता है महिमा, थोड़ा सा जब घर बैठ कर पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान दिया करो भाई साक्षी, कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन आज पढ़ रहे हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन ये हाइपर कॉन्जुगेशन के पीछे यानी इसकी डिस्कवरी के पीछे का रीजन क्या रहा होगा, ऐसे सोचा करते हैं कि साइंटिस्ट लोग जब रिएक्शन स्टडी कर रहे थे, ऑर्गेनिक कोई रिएक्शंस, तो कौन सी रिएक्शंस रही होगी जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी हुई। कोई बाहर तो नहीं, स्टूडेंट सारे अंदर ही हमारे को कोई वैसी खटखटा रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के पीछे की यानी हिस्ट्री क्या रही, इसकी डिस्कवरी के पीछे हिस्ट्री क्या रही उसको बताएंगे, क्योंकि वो नीट में तो नहीं आनी, लेकिन पहले पढ़ते हैं उसके बाद बताएंगे। पहले इंग्लिश में लिखवाते हैं, फिर हिंदी में उसको समझाते हैं। लिखो इसकी डेफिनेशन। द डी लोकलाइजेशन द डी लोकलाइजेशन the delocalization of sigma electrons of C single bond H bond of C single bond H bond of an alkyl group with pi system or empty p orbital of positively charged carbon, empty p orbital of positively charged carbon और पार्शियली और हाफ फिल्ड p orbital
हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल is called hyper conjugation, is called hyper conjugation। अब इस बात को आप हिंदी में समझो कि यहाँ कैसे किसको हम कह रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कह रहे हैं, इस बात को आप हिंदी में समझेंगे। देखिए मैंने तीन कंडीशंस कहा, केवल तीन कंडीशंस याद रखनी है आप लोगों ने। यानी ये आपका सी सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड H हो गया। यहाँ ये आपका पाई सिस्टम हुआ बेटा, कौन सा सिस्टम हुआ, पाई सिस्टम। उसके बाद फिर आपसे क्या कहा गया, यानी ये सी सिंगल सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात, इनकी बात कर रहा हूं। यहाँ इस पे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसकी बात कर रहा हूं, और यहाँ फिर आपका सी के साथ एक H इधर जुड़ा तो एक H इधर जुड़ा, और इस पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन है ये। और उसके बाद आपका तीसरी कंडीशंस मैंने क्या, सी सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड आपका सी, एक H इधर तो एक H इधर, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स होना जो आपका एडजेसेंट कार्बन पे होगा, उसके लिए आपका इस पे एक और इलेक्ट्रॉन्स है तो एक और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मैंने यहाँ रखा है, कार्बन फ्री रेडिकल है। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप एल्कीन, इसको कहते हैं कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन, उसे कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। दैट कार्बन विच अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन नॉन एज द अल्फा कार्बन, इसे क्या कहा गया आपने, अल्फा कार्बन है ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन। फिर मैं कह रहा हूं कि जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, ये भी आपका कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन। मैंने कहा कि जो कार्बन और इलेक्ट्रॉन कार्बन से जुड़ा हुआ उसे क्या कहते हैं आप, अल्फा कार्बन कहते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की जो घटना होगी वो केवल एल्कीन, कार्बोकैटायंस और कार्बन फ्री रेडिकल में होगी। ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है। मैंने कहा क्या, देखें यहां से मैं समझाता हूं आप लोगों को। इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि यहाँ पर अगर आपके पास तीनों कंडीशंस को समझा रहा हूं अलग अलग लिख के, अब यहाँ सी के साथ आपका H जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। मैंने कहा डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन कहते हैं हिंदी में विस्थापनीकरण, क्या कहते हैं, विस्थापनीकरण। डीलोकलाइजेशन को क्या कहते हैं, विस्थापनीकरण। किसका होगा डीलोकलाइजेशन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, किसका होना है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप विद, किसके साथ, विद पाई सिस्टम, और किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन और पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। यानी CH बॉन्ड के ये पूरा एल्काइल ग्रुप है बेटा, पूरा क्या है ये, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पाई सिस्टम के साथ डीलोकलाइजेशन ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं, इल्मा इस बात को आप लिख लिया करते हैं बेटा ध्यान से, यहाँ साथ के साथ ही लिख लिया करते हैं, या ना भी साथ के साथ लिखे तो आपको याद रहना होता है, याद रखें तो घर बैठ के भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि किसी एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड, एल्काइल ग्रुप है पूरा, एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पाई सिस्टम के साथ डीलोकलाइजेशन, यानी डीलोकलाइजेशन कहते हैं विस्थापनीकरण को ही क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पाई सिस्टम के साथ, क्योंकि पाई सिस्टम में वहां पी ऑर्बिटल्स हैं उसके, पाई सिस्टम के साथ डीलोकलाइजेशन को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप विद पाई सिस्टम इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। साक्षी क्लियर है बात ये। तो यहाँ इसको दिखाना है फिर आपने कैसे, हाइपर कॉन्जुगेशन तो रेजोनेंस की तरह है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए और यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, क्या कहोगे ऐसा आप इसको, H के पास चार्ज कैसा हो जाएगा, क्योंकि H पे से इलेक्ट्रॉन्स आपने लिए हैं और यहाँ का बॉन्ड क्या हो गया, खत्म हो गया, और यहाँ बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा और आगे बॉन्ड आपका सिंगल हो जाएगा।
इसके पास चार्ज नेगेटिव हो। सब फटाफट, इसका मतलब अब यहाँ वहीं बच रहे हैं जो बिल्कुल जिनके समझ में आ रहा है। समझ में सबकी आता है ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे भी होते हैं। मान लीजिए मैं ही ये भी कर सकता था कि बहुत इजी इजी पढ़ा देता, तो आपकी सब सुनो ध्यान से, एक बात क्या होती है, अगर किसी टीचर्स का पढ़ाया हुआ आपके 100% समझ में आ रहा है तो टीचर्स आपको नया कुछ नहीं दे रहा, वो सिर्फ वही बता रहा जो तुम्हें आता है। किसी आप पुराने रास्ते पे, यानी यहाँ से आप घर जा रहे डेली, चाहे आप 10 मिनट के लिए आंख बंद करते हुए चले जाओ तो भी सही चले जाओगे, लेकिन यहाँ से अगर आपको किसी नए रास्ते पे जाना पड़ेगा तो बड़ा 10 बार आपने पूछना पड़ेगा, वहां जाना था, वहां जाना, पूछेंगे। तो जो बात आपके सामने नई है तो फर्स्ट टाइम कम समझ आएगी, और जो बात आपने पहले 10 बार पढ़ी हुई है तो 2 3 जा 6 है तो है, लेकिन 49 3 जा देखेंगे तो कैलकुलेशन से समझ रहे हो। तो आपको यही सोच बनानी होती है स्टूडेंट्स में, यही स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर आप लोगों को सोच बनानी तो ये बनानी है कि अगर आपकी समझ में टीचर्स का पढ़ाया हुआ 70% आ रहा, 30% नहीं आ रहा, तो आपके लिए वो नया है और वो जरूरी है समझना। उस दिन जिस दिन पढ़ा के, मान लीजिए आज मैं पढ़ा के जा रहा हूँ, आज आपकी समझ में कम आया, तो जहां जहां कम आया कल अगले दिन आते ही सर वो 2 बात दोबारा से बता दीजिए, इसे कहते हैं पढ़ाई। ठीक है, ध्यान रखते हैं बस इस बात को। नहीं तो अगर तुम्हारी समझ में 100% समझ में आ रहा तो समझ लो तुम्हें नया कुछ नहीं दिया जा रहा, समझ लो ध्यान, वो पुराना वही बताया जा रहा जो तुम्हें आता है। तो ये बात आपको होनी चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कितनी सी कंडीशन याद रखनी है, यानी किसी भी एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है वो पाई सिस्टम से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ये नहीं, अगर कोई आपसे कहता है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिक कंडीशंस है, जो एल्काइल ग्रुप का, यानी जो एल्काइल ग्रुप का CH बॉन्ड है वो एल्काइल ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन होना चाहिए। The necessary conditions for the hyperconjugations, the alpha should be present alpha carbon in a given molecule और स्पीसीज, इन दोनों को मैं स्पीसीज कहूंगा, कार्बोकैटायंस को और कार्बन फ्री रेडिकल को, उसको क्या कहूंगा, एल्कीन को उसको मॉलिक्यूल कहूंगा। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन नहीं है, क्यों नहीं है, मैंने क्या बताया अभी आप लोगों से, मैंने बताया कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन का पता करना सबसे पहले, और अल्फा कार्बन पे कम से कम एक H एटम होना चाहिए जिसे अल्फा H कहेंगे। अगर एल्कीन में अल्फा H है, कार्बोकैटायंस में अल्फा H है, कार्बन फ्री रेडिकल में अल्फा H है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर अल्फा H नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये बात अभी कंडीशंस में नीचे लिखवाएंगे। मान लीजिए यहां मैं आपसे कहता हूं इसमें अल्फा कार्बन तो है, और ये CH3 यहाँ CH3 और यहाँ CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, अल्फा कार्बन है। और सबसे पहले तो यही पता करना कि अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन पे जुड़ने वाले H को अल्फा H कहेंगे। जो अल्फा H होगा तभी हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें होगा। बट यहाँ आपके पास अल्फा H नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन से सीधा क्या जुड़ा, कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसमें अल्फा H नहीं है, इसका मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पता होनी चाहिए कि हाँ कहाँ किस मॉलिक्यूल्स में, किस कैटायंस में, किस कार्बन फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और किस में नहीं होगा। तो बेसिक कंडीशन यही है कि एल्कीन हो, कार्बोकैटायंस हो, कार्बन फ्री रेडिकल्स हो, उनके पास अल्फा H एटम का होना जरूरी है। अल्फा H एटम होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अगर अल्फा H एटम नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। बस ये बात याद रखनी। इसे क्या कहते हैं नीचे लिखेंगे। तो दूसरा मैं कार्बोकैटायंस की बात कर रहा हूं फिर आपके सामने, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ऐसे लिख दिया मैंने। अब उस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ जो आपका एम्प्टी p ऑर्बिटल्स था उसमें चला गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसमें गए, तो यहाँ आपका C के साथ ये H आपका पॉजिटिव हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आपका क्या हुआ बेटा, CH2 हो गया कॉन्जुगेशन इसमें भी। तीसरी कंडीशन आपकी क्या थी, कार्बन फ्री रेडिकल की है। कार्बन फ्री रेडिकल्स की कंडीशंस में आपको देखिए क्या था, आपके पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के होते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं, उसको कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। यहाँ ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा,
दो इलेक्ट्रॉन यानी CH के बीच में कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 2 ही तो हुए। तो एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को तो मैं H के पास आधे हेड से ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ, इस वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ, पूरा हेड नहीं लगा रहा हूँ। पूरा हेड लगाता तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, अगर आधा हेड लगा रहा हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ऐसा मैं उसके बाद क्या कहोगे आपके? ठीक है सर, हम समझ गए कि ये H के पास यहाँ ओड इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ बॉन्ड डबल यानी ये CH2 हो गया। तो देयर आर ओनली 3 कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। या तो हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में होगा, उसके बाद कार्बोकेटाइंस में होगा, या कार्बन फ्री रेडिकल्स में होगा। इन तीनों को फटाफट उतारिए, फिर आगे बताता हूँ इसे। तीनों कंडीशन से यहाँ फटाफट उतारिए, थोड़ी स्पीड से बढ़ाओ फटाफट से। तो महिमा एक एक क्वेश्चन नहीं लाना प्रॉब्लम में, कम से कम 10 क्वेश्चंस लाना, यानी जैसे लेक्चर रिकॉर्डिंग के बाद पूरा हो जाएगा उसके बाद यहीं रुकेंगे, 10 10 20 20 ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम। क्योंकि फिर तो ना, जैसे मान लीजिए इस लेक्चर के बाद फिर पूछेगी तो फिर चैनल फिर लगाना पड़ता है, नहीं ये सब चल रहा है। तो अब आप सारी कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है उसे देख आना, ठीक है बेटा? शादी का बिल्कुल, अब जो भी कुछ लगे जहां भी कहीं लगे उसे एकदम से पूरा पढ़ के लेकर आया। और मलिका तुम्हें छुट्टी नहीं मारनी बस, बिल्कुल भी। आयत को देखो, ये कुछ करके दिखाएगी, यानी इसको ट्रैक चेंज करने के बाद भी बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करूंगा मैं आपसे। हौसला बढ़ेगा तो आप पढ़ेंगे आप जब। देख कंडीशंस बस 3 होगी, 3 के अलावा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं होगा ही नहीं, केवल या तो एल्कीन में होगा या फिर कार्बोकेटाइंस में होगा या कार्बन फ्री रेडिकल में होगा। ये 3 हैं आपके स्पीसीज जिनके बीच में ये होता है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिखता हूँ, लिखेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट, ये परमानेंट इफेक्ट होता है बेटा, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर नेथन इफेक्ट, इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रियान क्यों कहा नो बॉन्ड रेजोनेंस? इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो, एक बार ऊपर कॉल्ड लिख दिया तो यहाँ नॉन एज लिख दिया। इट इज ऑल्सो नॉन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिख दिया फिर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास it is also called sigma pi conjugation, sigma pi conjugation।
if alkene comma carbocation, if in alkene comma carbocation और कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल अल्फा एच एटम is present, alpha H atom is present, then hyperconjugation is possible. बस ये 3-4 बात ऐसे याद रखा करते, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखते। ये 3-4 बातें याद रखते हैं। एक परमानेंट इफेक्ट है, ये बेकरनेसन इफेक्ट भी कहलाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहलाया, देखिए यहाँ ध्यान से देखते हैं आप, क्या यहाँ पर इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में यहाँ कोई बॉन्ड है? नो बॉन्ड। यहाँ नो बॉन्ड यानी इसलिए इसको क्या कहा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, तो यानी जो सी एच बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हुए हैं, उस पोजिशन पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा, वहां पे कोई बॉन्ड नहीं रहा, इसलिए इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। परमानेंट इफेक्ट है, बेकर नेथन के द्वारा दिया गया था। बेकर नेथन ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। और यहाँ देखो क्या कहता हूं मैं, यहाँ फिलहाल कौन सा बॉन्ड है आपका, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। यहाँ कौन सा हो गया, पाई हो गया। यहाँ कौन सा हो गया, सिग्मा हो गया। तो इसका नाम दूसरा क्या हो गया, और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इफ इन एल्कीन कोमा कार्बोकेटायंस और कार्बन की अल्फा एच एटम इज प्रेजेंट देन हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। तो यानी नेसेसरी कंडीशंस फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच एटम। बस ये बात याद रखनी है, अल्फा एच एटम होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अल्फा एच एटम नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो द नेसेसरी एंड बेसिक कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन द प्रेजेंस ऑफ द अल्फा एच एटम। आयत क्लियर होगा बेटा? बस अब आपके पास हमें इनके एप्लीकेशंस में हमें चेक करनी है स्टेबिलिटी। यही लिख देता हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कोमा कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल्स is directly proportional to the number of alpha H atoms। क्योंकि बस यही क्वेश्चन आ सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कोमा कार्बोकैटायंस और कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कोमा कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स। याद रखेंगे इस बात को, यानी एल्कीन की, कार्बोकैटायंस की, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अल्फा एच एटम्स की नंबर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर ये बात तो बेसिक है, तीनों बातें। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पढ़ना है केवल किन में, 3 या तो एल्कीन के अंदर या कार्बोकैटायंस के अंदर या कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर। तो मैं आप बोर्ड पे तीनों को अलग अलग करके लिखूंगा, एक बार एल्कीन, फिर कार्बोकैटायंस, फिर कार्बन फ्री रेडिकल। एक तरफ लिखा मैंने बेटा एल्कीन,
यहाँ लिख रहा हूं एल्कीन, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये है। रियान सबसे ज्यादा ये है तो क्यों है? सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन आपकी ये है बेटा। इसमें उससे कम स्टेबल आपकी जो है ये है, उससे कम स्टेबल ये वाली है, उससे कम स्टेबल ये है, और सबसे कम स्टेबल ध्यान। इसमें कितने अल्फा एच एटम है बेटा? बोले फटाफट, इसमें कितने अल्फा एच एटम है बेटा? दो बार देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? टोटल अल्फा कार्बन कितने हुए? 4। इससे कितने अल्फा एच जुड़े? 3। इससे टोटल कितना हो गए? उस अगले में उस अगले में इसमें, लेकिन जब दोनों में 6-6 है तो बराबर क्यों नहीं हुए? स्टेबिलिटी इक्वल क्यों नहीं हुई? अगर सेम कार्बन पर अल्फा एच एटम यानी अल्फा कार्बन सेम कार्बन पर जुड़े हुए, इसका मतलब यही हुआ। अगर एग्जांपल में देना चाहूँ सिंपल सा, अगर 6 भाई एक जगह रह रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, और 6 भाई को 2 अलग अलग घरों में सेपरेट कर दिया जाए तो उनकी ताकत, तो ये इसकी इनमें ताकत ज्यादा है क्योंकि एक ही घर में, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और उनकी स्टेबिलिटी कम है। एल्कीन के बाद फिर मैं नंबर किसका कह रहा हूँ अब? कार्बोकैटायन का। भाई इल्मा तो पढ़ने लगे बच्चे से इंटरेस्ट लेगा ना। सर एक बार और समझाना। हाँ एक बार और बताऊंगा। देखो मैंने क्या कहा, आपने सिर्फ एल्कीन में क्या पता करना है? एल्कीन में पता करना है अल्फा एच एटम का। मैंने कहा डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो एच जुड़ेंगे वो अल्फा एच कहलाएंगे। सबसे लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखवाया कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स, ये बात लिखवाई। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच एटम इसके पास है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम इसके पास है ये है, उससे कम वो, उससे कम वो, उससे जैसे जैसे अल्फा एच एटम की नंबर डिक्रीज हुई वैसे वैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हुई। ठीक है। कार्बोकैटायंस, देखिए सबसे पहले कार्बोकैटायंस आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो आपको पता चला कि कौन सा, यानी ये आपका सबसे कम स्टेबल है। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन की डिग्री कितनी है? इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की डिग्री 3 है, क्योंकि इसे 3 कार्बन अटैच हो रखी है, 1 2 3। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इससे अगले वाला कितने डिग्री का कहलाया? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये आपका मिथाइल, क्या हुआ ये? मिथाइल कार्बोकैटायन बन गया। तो इसके पास अल्फा एच एटम कितने हुए? मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं बेटा। इसके पास 3 अल्फा कार्बन हुए तो अल्फा एच कितने हो गए टोटल? इसके पास, उसके पास और उसके पास 0।
तो अब आपको पता चल गया कि किसके पास ज्यादा अल्फा एच एटम होगा। जिस कार्बेंस में अल्फा एच एटम के नंबर ज्यादा होंगे ज्यादा स्टेबल, जिसके पास कम हो बेटा 6 ऐसे आया बेटा। एक अल्फा ये तो एक अल्फा ये, इस पे 3 और इस पे 3, दोनों पे 3, क्योंकि यहाँ अल्फा 2 ही है, यहाँ 3 अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा, और एक अल्फा कार्बन पे 3 एच है, 3 3 9 हो गया। यहाँ अल्फा और ये अल्फा 2 अल्फा हुए तो 3 ही और 3 ही है। यहाँ केवल अल्फा 1 हुआ बेटा। ये अल्फा है 3 ही है, उसमें कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं। जब उसमें अल्फा कार्बन नहीं तो उसमें कोई अल्फा एच भी नहीं है। ठीक हुई बात। उसके बाद आपका कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल्स का केस दिख तो जो ऊपर आपका ये उतार लो पहले, यहां तक उतारो फटाफटी से पहले। कुछ नहीं, समझने की बात है। जितना तुम सोच रहे ना टफ नीट, इतना टफ नहीं है। रियान कह रहा है सर हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि जो मैं आपको करा के जाऊंगा जितने भी लेसन, और फिर जब तुम्हारा नीट का एग्जाम होगा उसके बाद तुम्हें एक बार यहाँ आना होगा। मैं आपको ट्रीट तो मैं दे दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन मुझे बता दिए फिर महिमा सर ये तो आपका कराया नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ, बस तुम्हें समझना है। क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे टीचर्स को पढ़ने के लिए अच्छे ब्रेन की, बस फिर ये बात ध्यान में। इसलिए तो मैं तुम्हें थोड़ी सी इधर उधर की बातें बताता रहता हूँ। इनका मतलब कुछ नहीं होता, इनका मतलब है कि तुम्हें एनर्जेटिक बनाना, तुम्हें एनर्जेटिक बनाना, तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना लास्ट तक भी। होगी होगी, है ना। बस ये आपको सोचना, आई कैन डू आई विल डू है। अभी मैं आप लोगों के बीच में हूँ, बेफिक्र हो। आई कैन डू आई विल डू, बस यही बात। हो जाएगा मार्कशीट बना के दूंगा मैं, हो जाएगा। 100 तो चाहिए चाहिए फिजिक्स, 100 फिजिक्स, 160 केमिस्ट्री में आ जाते हैं। कितने? 160, और बायो में 340 मजे से। ठीक है, 340 तो आपके कितने हो गए? 160 और 340 लगाइयो 500। ऊपर आपको 600 से नीचे उतरना नहीं अगर एमबीबीएस लेना। 100 आपको चाहिए हर हाल में फिजिक्स में। 600 पे आपका एमबीबीएस सीट है। लेकिन भाई जितना ऊपर जाएगा उतनी अच्छी रैंक होगी, लेकिन हाँ 600 से नीचे कुछ नहीं होगा। 600 से ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है? उतार दिया ना? बस नो सर, आप नीचे लिख दे, आप नीचे लिखो फटाफट। ये जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसकी जगह और इलेक्ट्रॉन लगा दो बस। सेम लिख दो, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसकी जगह एक और इलेक्ट्रॉन बना दो फटाफट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बनाना है केवल। जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां क्या कर देंगे? और इलेक्ट्रॉन, बस। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से अप्लाई कितनी जगह हो रहा? केवल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई heat of hydrogenation, heat of hydrogenation of ethene is more, heat of hydrogenation of ethene is more than propene। ये बात मुझे बताएंगे क्या आप? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? एल्कीन है प्लस H2 है, ये निकिल की प्रेजेंस है, यहाँ आपका एल्कीन बना प्लस हीट रिलीज हुई। इस रिलीज हीट को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। रियान, एल्कीन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट,
गिव द एल्केन प्लस हीट रिलीज होती है, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने कहा कि एथीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोपीन से ज्यादा होती है, क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग बताना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन इज मोर देन प्रोपीन। Heat of hydrogenation of ethene is more than propene. सुन बता दो बेटा, यहाँ पे क्या करना तुमने तीसरे में, जहां पॉजिटिव चार्ज है उसकी जगह क्या करना है, केवल ऑड इलेक्ट्रॉन। तो यानी कार्बोकैटायंस की और कार्बन रेडिकल की कंडीशन इसे नीचे जो उतारा होगा बेटा, जहां यही रिक्तो उतारना है, बस पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या कर दिया, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिल्मा उधर ध्यान दिए बेटा उस क्वेश्चंस पर। महिमा बता फटाफट क्या करना है। इथेन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, इथेन की स्टेबिलिटी क्या है, लेस स्टेबल, मतलब मोर रिएक्टिव। लेस स्टेबल का मतलब मोर रिएक्टिव, मोर स्टेबल का मतलब लेस रिएक्टिव। तो एथीन और प्रोपीन में कौन ज्यादा स्टेबल है, वो लिखे दोनों, वो प्रोपीन वो एथीन। प्रोपीन और एथीन में ज्यादा स्टेबल कौन है, प्रोपीन। जो लेस स्टेबल होगा, जो मोर स्टेबल होगा वो लेस रिएक्टिव, और जो लेस स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव। तो इनमें कौन मोर रिएक्टिव हुआ, एथीन। लेस रिएक्टिव कौन हुआ, प्रोपीन। जो मोर रिएक्टिव होगा तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। यही मैंने कहा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन इज मोर देन द प्रोपीन बिकॉज एथीन इज मोर रिएक्टिव देन द प्रोपीन। तो स्टेबिलिटी के आधार पर क्वेश्चंस करना है, स्टेबिलिटी के आधार पर करना है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी कम है। जो कम स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो कम स्टेबल होगा उसकी ज्यादा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी कम, क्योंकि रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी के रेसिप्रोकल होती है। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी के रेसिप्रोकल होती है। अगला टॉपिक आपका है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, those species which formed between reactant and product। लिख लेंगे एक लाइन में, हाँ हेडिंग डाल दो रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में लिखो आप, दोज स्पीसीज, दोज स्पीसीज which formed between reactant and product, which formed between reactant and product are called reactive intermediates। हम यहाँ तीन टाइप्स के रिएक्टिव इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे बेटा, तीन। यानी इंटरमीडिएट हमेशा कहाँ बनेगा, मैंने क्या कहा, ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ये इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होता है। तो इंटरमीडिएट आपके तीन टाइप्स के आपने डिस्कस करने हैं। एक आपको कार्बोकैटायन, दूसरा आपको कार्ब एनायन, तीसरा जो आपका होगा कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल्स। नीड्स में यही आते तीन, कार्बिन, बेंजाइन, नाइट्रीन, वो तो जेई में होते हैं उधर, लेकिन आपके सिलेबस में केवल तीन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। कौन कौन से हैं, एक कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल्स।
पहला हेडिंग डालना आपको कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। आप दोज ऑर्गेनिक स्पीसीज बता लो आराम से, कार्बोकैटायंस के बारे में फिर लिखना आपको। those organic species which containing positively charged carbon, those organic species which containing positively charged carbon with sextet, sextet, with sextet of electron, with sextet of electron, with sextet of electrons are called carbocation, are called carbocations। यानी किन ऑर्गेनिक स्पीसीज को कार्बोकैटायंस कहेंगे? जिनके पास एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन हो और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ साथ उस कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन। सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 वाला है ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी किसी कार्बन के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और उस पर चार्ज पॉजिटिव है तो उसको क्या कहेंगे हम? कार्बोकैटायंस कहेंगे। तो कार्बोकैटायंस जो आपका होगा ये आपका कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, इस पर चार्ज पॉजिटिव है और इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स है ये, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होना है? 120 डिग्री का होना है। और हाइब्रिडाइजेशन जो इसका होना है कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा। और इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर। जब भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो वो क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जैसे BF3, BCl3, AlCl3, ये भी आपका CH3 पॉजिटिव है तो इस पे बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री का है। कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बॉन्ड एंगल अगर 120 डिग्री का है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर है। ये ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ सारी बात आ चुकी, ये भी पता चल गया कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो गया, इसमें ये भी पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या हो गया, ये भी पता चल गया कि इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेन। बताओ बताओ। हाँ हाँ खाली पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल ना, ना वो तो अलग तरीका होता है उसका दिखाने का। एम्प्टी पी ऑर्बिटल, इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स की ऑल द कार्बोकैटायंस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। क्यों? क्योंकि इसके पास खाली पी ऑर्बिटल्स है, इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की है, इसलिए किसकी तरह काम करेगा ये? इलेक्ट्रोफाइल। ऑल द कार्बोकैटायंस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो याद रखिए। इस पे जो क्वेश्चंस आएगा ना आपके पास, कार्बोकैटायंस का क्वेश्चन जो आएगा, कार्बोकैटायंस का क्वेश्चन तो हर हाल में आएगा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस पर आएगा। निश्चित क्वेश्चंस आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस पे, क्वेश्चंस एक पक्का आना है। ये कुछ नहीं आना कि दोज ऑर्गेनिक स्पीसीज विच कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज कार्बन विद सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कार्बोकैटायंस। सब कौन सब जानेंगे क्या भाई इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, जिसमें भी जब कहीं किसी स्पीसीज में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज कार्बन चार्ज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 4 6 हो, तो ऐसे स्पीसीज को क्या नाम देंगे हम? कार्बोकैटायन देंगे। कार्बोनियम आयन भी कहते हैं कभी कभी, कार्बोनियम आयन कार्बोकैटायंस को कहते हैं। इस बात को तो सब पढ़ते हैं, बट अगर क्वेश्चंस आएगा तो किसका आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अब हेडिंग डाल लो फटाफट, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितने भी टाइप के कार्बोकैटायन है उन सबको लिख रहा हूं, और स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। सबसे पहला हेडिंग में वो लिखूंगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद वो हेडिंग लिखूंगा जो उससे पहले वाले से कम स्टेबल होगा, उसके बाद उसे लिखूंगा जो उससे कम स्टेबल होगा, उसके बाद उससे कम, उससे बाद उससे कम। एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, सीधी सी बात ये है। सबसे पहले लिख रहा हूँ जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, उसके बाद लिख रहा हूँ उससे कम वाले को, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, सभी को ऐसे लिख रहा हूँ। तो आपका नंबर 1 जो है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, सबसे पहला आपका है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। साइक्लोप्रोपाइल तो समझ गए आप कौन सा है, साइक्लोप्रोपाइल ही है। इसका नाम महिमा, नाम तो चाहे ना भी लिखो लेकिन आप फिर भी बताओ। जितने ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल रिंग होंगे उतना ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स और बैंड साइक्लोप्रोपाइल रिंग में एक स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन है, इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो बेटा यहाँ कितने प्रोपाइल रिंग है, 3। तो ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनेट, बस यही नाम है ना, इसका आगे क्या लिखा है, ट्राई, कितने होंगे, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो, और वो केवल क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक होगी बात। नंबर 2 एरोमेटिक कार्बोकैटायन, एरोमेटिक कार्बोकैटायन, एरोमेटिक कार्बोकैटायंस में जिस एरोमेटिक कार्बोकैटायंस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल, जिसकी कम होगी कम स्टेबल। तो ये दोनों एरोमेटिक कार्बोकैटायन हैं। पहले वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी तो ज्यादा स्टेबल हो गया, दूसरे वाले की कम होगी तो कम स्टेबल हो गया। तो सबसे पहला नंबर आपको पढ़ना साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद पढ़ना है एरोमेटिक कार्बोकैटायन, तीसरे नंबर पर पढ़ना है आपने फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल अगर होगा तो ट्राई फिनाइल, कितने बेंजीनिंग जुड़े हुए हैं पॉजिटिव चार्ज कार्बन से, 3। उससे आगे आपके कितने जुड़े हुए होंगे, 2। उससे आगे जोड़ लेंगे 1। अगर आप ऐसे सिक्वेंसली याद रख लेना भाई महिमा, तो क्वेश्चंस वहां बिना ज्यादा ब्रेन लगाए सोल्व हो जाता है एकदम से। इसमें 9 पाई बॉन्ड है, तब से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। जैसे जैसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिक्रीज होती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल, जिसकी कम होगी तो वो कम स्टेबल। उसके बाद आपका तीसरा जो चौथा जो पॉइंट आता है एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, एलाइलिक कार्बन किसे कहोगे, दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन नॉन एज द एलाइलिक कार्बन।
लिखवाऊंगा अभी, इसके नीचे लिखियो आप भी, लिखियो इसके नीचे। हाँ, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ये तीनों एलाइलिक कार्बोकैटायन हैं। तीनों एलाइलिक कार्बोकैटायन हैं। रियान बेटा मुझे ये बता दे कि ये एलाइलिक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम ये स्टेबल, उससे कम ये स्टेबल, तो ऐसा क्यों? तीनों जो आपके कार्बोकैटायंस है, अभी अभी आपने क्या कहा, देखिए ध्यान से, अलग से मैं आपको यहाँ सर्कल में यहाँ बता रहा हूँ। ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इल्मा, ये पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। अगर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होगा। इन एलाइलिक कार्बोकैटायंस positive charge in conjugation with the pi bond, hence it is stabilized by resonance। तो ये stabilized by resonance ऐसा होता है। तो यहाँ CH2 पॉजिटिव हो गया, सिंगल बॉन्ड CH हो गया, डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया। तो ये तीनों कार्बोकैटायंस ये वाला रेजोनेंस तो शो करेंगे रियान। ये तीनों कार्बोकैटायंस ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ डिलोकलाइजेशन, ये यहाँ से यहाँ, ये तो होगा तीनों में। बट इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा साथ ही साथ। क्यों? रेजोनेंस तो होगा ही। रेजोनेंस की कंडीशंस तो मैंने बता दी आपसे। दिस इज द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ये कंडीशंस तो मैंने रेजोनेंस के आपसे बता दी है। बट मैं कह रहा हूं कि रेजोनेंस के साथ साथ क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने अल्फा एच हैं इसमें? 6। सीधी सी बात है भाई, 6 हैं। 6 क्यों? एक अल्फा कार्बन ये हुआ, एक अल्फा कार्बन ये हुआ। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ कितने अल्फा हुए आपके एच? 6 अल्फा एच हुए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कितने? इसमें कोई अल्फा एच है क्या? नहीं है ना। तो यानी सारे के सारे रेजोनेंस के द्वारा तो स्टेबलाइज हैं, बट साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा एच एटम उतनी उसकी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स वैसे बनेगी जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाई पहले हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस में तीनों के लिए। तो ये आपका हो गया एलाइल कार्बोकैटायन। क्लियर हुई बात? उसके बाद पांचवा आपका होगा एल्काइल। एल्काइल कार्बोकैटायन। एल्काइल कार्बोकैटायन। एल्काइल कार्बोकैटायंस अभी अभी आप पढ़ के आ चुके हो। अभी बताया आपसे एल्काइल कार्बोकैटायंस हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो ये ओवरऑल सारे, अगर आपसे कोई कहता है स्टेबिलिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उतार लो पहले एक बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कैसे। कार्बोकैटायन को सॉरी एलाइनिक कार्बन को बोल देते डेफिनेशन। हाँ, that carbon which is attached, that carbon which is attached to the double bonded carbon, to the double bonded carbon, that carbon which is attached to the double bonded carbon known as allylic carbon,
known as allylic. If allylic carbon contain positive charge, then it is called allyl carbocation. भाई मान लीजिए allylic कार्बन की पहचान करनी और allylic कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो allyl कार्बोकेटाइन कहलाएगा। आपको एलाइल कार्बोकेटाइंस को पढ़ने से पहले एलाइलिक कार्बन का पता करना है। एलाइलिक कार्बन का पता करना है। एलाइलिक कार्बन के पता चलती है आपको क्या पता चल जाएगा? एलाइल कार्बोकेटाइन का पता चल जाएगा। विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन? विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन? Which is more stable carbocation? Option A. ये ए ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। ये चार ऑप्शन आपके सामने है और इन चारों में बताना कौन सा आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ऑप्शन सी। देखो सी तो 5वें हेडिंग में जाके हुआ, सी चौथे हेडिंग का है, सॉरी सी भी 5वें हेडिंग का हुआ सी तो, और ए आपका एल्काइल में ही है। ए भी आपका 5वें हेडिंग में जाएगा क्योंकि यहाँ ए इन चारों हेडिंग में कोई से में नहीं आता। मैंने क्या कहा था अभी आपसे? डबल बॉन्डेड ये भी एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये भी एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये दोनों एलाइल कार्बोकेटाइन, ये दोनों एल्काइल है, ये दोनों 5वें हेडिंग के हैं और 5वें हेडिंग से ज्यादा स्टेबल कौन है? चौथे वाला हेडिंग। तो चौथे के दो टॉपिक आए। क्यों एलाइलिक में क्यों डाल रहा हूं मुझे, मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या केवल इसी एलाइलिक को रट्टा लगाते हैं या कोई घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी एलाइलिक में लगाओगे क्या? मैंने कहा डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे अगला कार्बन एलाइलिक कार्बन हो गया और यहाँ कुछ नहीं होता तो वहां पे मिथाइल हम ऑटोमेटिकली मानते हैं, मिथाइल मानते हैं। तो यहाँ ये अल्फा कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़ने वाला अल्फा कार्बन है, इधर वाला नहीं होगा कि तो डबल बॉन्डेड हो गया। और यहाँ भी ये भी अल्फा कार्बन हो गया, तो यहाँ इस कार्बन पे 2 H जुड़े हुए, इस कार्बन पे 2 H जुड़े हुए, इस कार्बन पे 3 H जुड़े हुए, तो 3 और 2 5 और 2 7। अगर आपसे कोई पूछता पहले क्वेश्चन की हाउ मेनी अल्फा H एटम इन दिस कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइंस में कितने अल्फा H एटम हैं, तो आपको ऐसे बताना था। और यहाँ पर कोई यानी एलाइल कार्बोकेटाइंस तो है ये, बट इसमें अल्फा H नहीं है, ये भी एलाइल है, ये भी एलाइल है, बट इस एलाइल में सियान ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई हेडिंग 5 हो गया आपके सामने, पांचों हेडिंग में से एलाइल के हेडिंग को ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है। मैं अगर कहूं सबका ऑर्डर, अगर इल्मा सबका ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाऊं, पता नहीं क्या लोग बात परेशान होते, अगर सबका डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाऊं, सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर ये सारा पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। अगर सारों को काउंट करो तो 3 2 5 और 3 8, 8 और 3 आपकी 11,
12, 13, 14, 15 कार्बोकेटाइंस है। Yes, तो sir. 15 के 15 एक से लेके 15वें तक सभी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सबका एक से लेके 15 तक मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो सबसे पहले आपका देखना है, अगर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में अगर कहीं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइंस है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। Sir. उसके बाद अगर ऑप्शन में साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल नहीं है, अगले पाओ, अगर एरोमेटिक कार्बोकेटाइंस है वो फिर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये दोनों ही नहीं है फिर फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइंस पर आओ, तो फिनाइल स्टेबल होगा, फिर आपका एलाइल होगा, फिर आपका एल्काइल होगा। एक सिक्वेंसली याद करते हैं, ऐसे सीक्वेंस में याद रखना होता ही नहीं, उल्टा उल्टा तरीका नहीं याद करते। 5 टाइप होंगे कार्बोकेटाइंस के, पांचों टाइप सिक्वेंसली मैंने आपको बता दी। ठीक है, सारे टाइप्स आपके ये आ चुके हैं। ये सबसे ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल ही होगा, उसके बाद आपका मिथाइल कार्बोकेटाइंस। क्लियर हुई बात? Yes, sir. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास आता है उस क्वेश्चंस पर ध्यान दें, आप फटाफट क्वेश्चंस लिखो। 10 मिनट बची हुई है, फटाफट लिखो, 10 मिनट में फिनिश करना हो। और ऐसे पढ़ो जैसे आज पढ़ रहे, इंटरेस्ट के साथ। आप ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट करो, इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर क्रिएट होगा तो आप एंजॉय करेंगे। लेक्चर को एंजॉय करना होता है, प्रेशर में नहीं पढ़ना होता, एंजॉय करो लेक्चर को। ठीक है, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। यानी इस केस को क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास यहां से आता है, इसमें क्वेश्चंस आप लोगों के पास आएगा। फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइंस का ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास क्वेश्चंस पुट अप किया जाएगा। नंबर फर्स्ट देखिए कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये तो आगे जानते ही हो आप। ऑफ द फॉलोइंग सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइंस, उसमें क्या लिखना, बस आपको क्या लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं पहले यहां लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, CH2 प्लस है, ये ये अनस्टेबल क्यों है, ये शादी का ये अनस्टेबल क्यों है बेटा, ये कार्बोकेटाइंस अनस्टेबल क्यों है, रिएक्टिव क्यों है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्यों है, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट इसलिए है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की है। तो उस बेचैनी में ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसको बेचैनी है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करना, लेना है कहीं से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको लेना है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने में जब लग रहा है, समझ लो किस्म से इसका कुछ खो गया है, इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर खो गया है। और जब किसी कोई चीज खो जाती है तो क्या आराम से बैठ जाते हो आप? मान लीजिए आपके पास 100 रुपए, घर जाना और वे कहीं आपके गए निकल, तो परेशान हो जाओगे नहीं, तो अनस्टेबल हो जाओगे। इसी तरीके से ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबिलिटी का कारण है कि इसके पास एक पेयर चाहिए, इसे बेचारे को, उसमें सर्च में लगा हुआ है। देखिए, और ये NO2 क्या कर रहा है, और कुछ तो बेचारा पहले से ही परेशान, जैसे किसी को कहीं पैर में चोट लगी हो, उसके पैर पर कोई दूसरा पैर मार दे, और तो कुछ तो पहले से ही परेशान, किस ने आके और परेशान कर दिया। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो परेशान करने वाले हैं। परेशान करने वाले का मतलब स्टेबिलिटी को घटाने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, अरे चल यार 100 रुपए तो कोई, चल मैं दे दूंगा तो 50 रुपए, कोई बात नहीं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो क्या कहेंगे, अरे तुम बेचैन मत हो, स्टेबिलिटी उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो दो ही कंडीशंस है हमारे पास, दो ही कंडीशंस है, या तो फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइंस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ होगा। इसलिए कल जो आपने रेजोनेंस इफेक्ट आपसे पढ़ाया था, इसलिए डिटेल में पढ़ाता, नहीं तो मैं केवल एनसीईआरटी का हेडिंग भी पढ़ा सकता था। एनसीईआरटी का हेडिंग पढ़ाता केवल मुश्किल से 10 मिनट का था, लेकिन मैं इसलिए पढ़ाता हूँ डिटेल में कि ये कुछ बातें ऐसी, वहां 4 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, कुछ आ जाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ होगा,
तो सबसे पहले आपने क्या सोचना, ठीक है सर आप कहना चाह रहे हो कि जिन कार्बोकैटायंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, और जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ होगा वो कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। कल वाली बात पे ध्यान दें, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, तो ये आपका फोर्थ, आपका ये फोर्थ हुआ है। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, खाली फाइव कहते हैं मैथ्स में खाली चलता है एम्प्टी फाइव से। यहाँ पर आपका माइनस आर इफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आपका माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आपका माइनस आर इफेक्ट लगा हुआ। कल मैंने डिटेल में इस बात को समझाया था, पढ़ेंगे एक बार दोबारा से फिर, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे याद रखना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना माइनस आर सबसे कम, एसिडिटी में था, क्योंकि माइनस आर क्या कर रहा है, माइनस आर विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप नॉन एज द विड्रॉइंग ग्रुप, और विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा माइनस आर, तो माइनस आर के बाद फिर होगा माइनस आई, फिर होगा आपका, फिर होगा, फिर आपका होगा, क्योंकि प्लस आई प्लस आर क्या कर रहे हैं, उसको जो थोड़ा सा स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बढ़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा सबसे कम स्टेबल कौन हुए, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि दोनों में क्या लगा हुआ है माइनस, हाँ उससे ज्यादा कौन है फर्स्ट, उससे ज्यादा कौन हो गया सॉरी 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 थर्ड, और सबसे ज्यादा ये वाला फाइव वाला, ये हो गया आपका फर्स्ट। इन दोनों में इल्मा कौन सबसे ज्यादा होगा, बोल फटाफट बता सोच के, क्योंकि मैंने कहा था कि जब दो में रेजोनेंस इफेक्ट सेम लग रहा हो फिर उनकी स्टेबिलिटी को आगे चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा और यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा, पास वाला, यहाँ ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये ज्यादा परेशान करेगा इसे बेचारे, ज्यादा करेगा तो और भी कम स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल कौन हो गया कम, सेकंड। तो शायद आप लोगों की समझ में ये बात अच्छे से आ गई है, बिल्कुल ठीक है। ये तो केस हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का केस हुआ, केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद दूसरा केस आपका कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसी में लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आप फटाफट से इसे उतारो पहले फटाफट, आया समझ आना बेटा, सब कुछ क्लियर, ठीक। महिमा है तो महिमा तो फील ना करे, मैं तो वैसे नाम ले लेता हूँ, सोचते तरह मुझे कह रहे इल्मा आज दिन ज्यादा स्पीड थी, ठीक है तो चलो नहीं, मैं तो स्पीड के बारे में पूछ रहा, फिर आप कहते हो स्पीड, वैसे स्पीड को पकड़ो, स्पीड ज्यादा होना अच्छी बात है क्योंकि जल्दी सिलेबस होता है। अगर स्पीड ज्यादा है उसे पकड़ो, फिर ये कह दो जिस दिन, मान लीजिए कोई ऐसी बात हो सकती है, बहुत सी बात ऐसी होती है जो उस टाइम समझ में आती है। वो सिर्फ हमारी मोनिका सब बोल रहे थे कि हमें उस दिन समझ नहीं आया, मतलब बहुत सर ने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया पहले दिन, हाँ तो इसलिए और वो कह नहीं पा रहे थे वाले दिन सेकंड डे, कल से परसों परसों, अच्छा ट्यूसडे में, यस सर ट्यूसडे तो आसान आसान पढ़ना था, यस सर सर आपने वो गाड़ी पर जाना पढ़ा हुआ था सर। सुनो वो जो लड़के यहाँ बैठती है ना वो ये कहती है एक तो सर ने जल्दी जल्दी पढ़ा और दूसरी बात यह है कि सर ने सारा इंग्लिश में पढ़ा दिया, वो हिंदी मीडियम किया ना इसलिए बोलते थे हम, हाँ इसलिए हमने बोला, फिर हमें तो आ गया था। अच्छा अच्छा, इसलिए हमने बोला तभी बेचारी सीरियस सी बैठ गई थी मैं वो बोलनी नहीं, कह रही हम नहीं बोलते, हमें डर लग रहा। ऐसा कोई मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि तुम्हें करना, मैं तो बिल्कुल हर बार बेटा बेटा करते, मैं तो बिल्कुल खुश होता हूँ। आप मुझे बताओ, मैं तो आयत से इसलिए पूछा था, आयत ने कहा था मैं तो इधर से इधर शिफ्ट हुई, मगर फिर भी यार बहुत बढ़िया बात है अगर आप इतना शिफ्ट होने के बाद इतना कुछ गेन कर रहे हो। तो ये तो नहीं तुम्हें छोड़, मैं फिर मैं बीच में निकल जाऊँ, ऐसा नहीं तुम्हें करना, मेरे साथ तो ये करना कि हाँ सर ये नहीं, दोबारा बताओ, इसे बताओ है भाई, शादी का यही तो सोचना, ऐसा थोड़ा है कि तुम बिल्कुल गूंगे नहीं, ये नहीं बैठनी, हटाओ इसे,
बस ये चेंज कर लो इसमें। चलो मैं यहाँ कहता हूँ, अपने आप बताएंगे आंसर। अब आंसर अपने आप। ये तो सोच रहा है यार, इतना अच्छा मैं कहीं आज तक तो ऐसे नहीं आई कभी, आके मुझे थोड़ा, क्योंकि पता है जब कोई घर में खाना बनाती है ना महिला अच्छी, और तुम घर जाकर मम्मा क्या बनाया आज, यार उसने मुझे ना अच्छा बनाया अपने हिसाब से, तो क्या लगेगा उसे? OCH3, 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 बताओ फटाफट। अच्छा इसका आंसर इल्मा तू बताओ, फटाफट बोल जाओ इसका आंसर। तूने बोलना, बोल फटाफट, सोच के बोल, जल्दी नहीं करना, सोच के बोल, सोच के बोलो। एक क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में आना है, सभी का एक क्वेश्चन जरूर कार्बोकेटाइंस का आना है हर हाल, ठीक है? आना तो आना है, ध्यान रखना। आंसर बोलो फटाफट। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया है। यस सर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है? आपका, तेरा नाम क्या बेटा? इल्मा के बराबर में जैनम। जैनम अच्छा कर रही है तो करती रहे। और जैनम के बराबर बेटा प्रियांशी। प्रियांशी कोई हिंदी मीडियम की है? अब तो नहीं कोई दिक्कत आई? बस तुम्हें कोई आ रहा है तो तुम्हें ये नहीं सोचना सर, बताओ इतना, इतनी बड़ी बड़ी में भी क्या डर लगता है? डर लगे, अब डर लेंगे जब कहीं निकाह होकर फिर कहीं चले जाके ससुराल में सास थोड़ी सी खतरनाक सी मिल गई तो फिर तो बस रोती रहेंगी बैठ कर डर डर में, है ना? डरना थोड़ा ही है ना, डरना नहीं है। बोलो बेटा आंसर इसमें। ये प्लस आर है बेटा, ये माइनस आई, प्लस नहीं, प्लस ओनली एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई में केवल एल्काइल ग्रुप है, याद रखो। OCH3, NH2, NO2, CHO, CO, SO3H सारे किसमें? माइनस आई। एक के याद रखते हैं, प्लस आई वाले याद रख लो, जो बाकी बचे सब क्या है? माइनस आई है। तो ये आपका माइनस आई, ये क्या हुआ आपका? प्लस आर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? माइनस आर तो इसमें है ही नहीं, माइनस आई वाला है। माइनस आई वाला कौन है? थर्ड है। उससे ज्यादा कौन है? फाइव। फर्स्ट हो गया। उससे ज्यादा क्या कहोगे सर आप? अब इन्हें करेंगे सेकंड एंड फोर्थ। अब सेकंड एंड फोर्थ में बताओ फटाफट किसको? अब सेकंड ज्यादा होगा। अब दूसरा कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसमें? माइनस आई। यहां भी कौन सा लग रहा है? माइनस आई लग रहा है। माइनस आई किस में ज्यादा? सेकंड में ज्यादा है। सेकंड में ज्यादा तो सेकंड क्या हो जाएगा? कम स्टेबल हो जाएगा। फोर्थ में कम है तो फोर्थ ज्यादा। अब शायद आप लोगों को ये टॉपिक बड़े सलीके से समझ आ गया है, अभी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फोर्थ की चलो सफल। ध्यान से पढ़ बेटा, जान लगा के, ठीक है? कोई दिक्कत ऐसी हुआ करे तो मुझे। आपकी कहाँ से है? जैनम, जैनम और इल्मा दोनों एक जगह से आते हैं, और मलिका और आयत एक जगह से आते हैं, और राधिका और जैनम और नाम मेरा पिजा तो यहीं से आते मेरे पास से। मेरे पास मतलब मेरे कॉलेज के पास में, क्योंकि पुरानी चुंगी में रखा इसे। तो कम आ रही है, आ जाएगी तो कहीं दिन में। चल के पीछे बैठ के पीछे सही क्यों हुई? साक्षी समझ आया? जैसा कुछ 2 दिन मस्ती कर पाई, एनर्जी मिलती है शादी में तो, है ना? शादी में तो एनर्जी होती है तो, लेकिन शादी में खाना नहीं मिलता, कई दिन तक पेट खराब होता है। खाना नहीं बच्चा मिलता है ना, शुद्ध खाना मिलना चाहिए। तो बताती समझ में तो दिक्कत थोड़ी इंग्लिश की तो। अब तो मैं हिंदी बोलने लगा बहुत है? अब तो मैंने हिंदी बोल, अब मैंने उसको बंद कर दिया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। रियान कुछ चीज, अब मैंने इसको रिकॉर्डिंग बंद कर रखी है, अब तो कुछ नहीं है।
कुछ ऐसी बात अगर हो बेटा बता दे। आप लोग तीनों रियान के बराबर में हैं? आसिम आसिम बता, कोई दिक्कत हो तो थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। वो तो वो दिक्कत मेरी तरफ से है, सही बता। अच्छा तुम्हारे लगता है जब अपने आप को चिंता करता है आप ये नहीं गया। कल अगला टॉपिक और सैटरडे में रिएक्शंस समझ लो, फ्राइडे में सैटरडे में चैप्टर के लिए तेरा के लिए तूने छुट्टी मारती नहीं थी, मुझे पता था वहां कहीं साक्षी है, मस्ती करने गई थी ना। आज ऐसा नहीं हो रहा है। नवीन और बस साइड में
Mm.